डियर व्यूअर, स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6। तो वो छोटा बच्चा बोलता है, मालकिन जब अव्यांशी सीढ़ियों से नीचे गिरी थी तब सोनम राठौर भी वही थी अव्यांशी राठौर के बाजू में। वही कृति जो पहले ही नीचे थी जब वो अव्यांशी को गिरता हुआ देखती है और उसके बाजू में सोनम को, तो वो सारा इल्जाम सोनम पर लगा देती है। क्योंकि कृति को सोनम जरा भी पसंद नहीं करती थी। वजह थी सोनम का एडॉप्टेड डॉटर होना जिसका राठौर फैमिली से कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए कृति सोनम को राठौर मेंशन से मिलवाना चाहती है। ये बहुत ही चालू लड़की है। मालकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप इस कृति से दूर ही रहिए। उस क्यूट से बच्चे की बात सुनकर सिया उसके गाल खींचते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगी। मुझे पता है कृति बस एक हथियार की तरह अव्यांशी का यूज करती है, जिसे वो सबके खिलाफ यूज कर सके। लेकिन अब वो पहले वाली अव्यांशी नहीं रही जिसका यूज वो इतने आसानी से करती थी, समझे? ये मैं हूं नई अव्यांशी राठौर जिसका यूज अपने फायदे के लिए करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सिया की बात सुनकर वो बच्चा बोलता है, हाँ मालकिन मुझे पता है आप अपना यूज किसी को करने नहीं देंगी, लेकिन इस वक्त आप मुसीबत से थोड़ा दूर रहेंगी तो वो आपके लिए ही सही होगा, क्योंकि अभी मेरे पास मेरी पूरी शक्तियां नहीं, इस वजह से मैं अभी आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पहले ही आपको सलाह से रहा हूँ, दूसरों के मामले आप अपना नाक मत घुसाइएगा। जिस पर सिया अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम छोटे शैतान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं मुसीबत खड़ी करूंगी? उसकी बात पर वो बच्चा बोलता है, मालकिन मैं आपके दिमाग की बात समझ सकता हूँ। अभी आप कृति को सबक सिखाने का सोच रही थी ना, वो मैं सुन चुका हूँ। रिबॉन के तुरंत बाद आप पंगे मत लेते फिरिए। हाँ हाँ मैं समझ गई छोटे शैतान, मुझे अब इतना ज्ञान मत दो, आज के लिए इतना काफी है। सिया अपने हाथ जोड़ते हुए छोटे शैतान से बोलती है। जिस पर वो छोटा शैतान बोलता है, मालकिन आप मुझ जैसे मासूम से क्यूट से प्यारे बच्चे का नाम बिगाड़ नहीं सकती है। अब जल्दी से मुझे मेरा न्यू नाम बताइए, इससे पहले आपकी न्यू फैमिली के ड्रामे स्टार्ट हो जाए। उस कृति के आने से पहले मुझे मेरा नाम बता दीजिए, वरना आप फिर फैमिली ड्रामे में बिजी हो जाएगी और रीडर्स मेरे नाम का वेट करते रह जाएंगे। इसलिए अब हमें ज्यादा वेट मत करवाइए, बोलकर वो छोटू शैतान सिया को देखता है और डेस्परेटली सिया के बोलने का वेट करने लगता है। उस छोटे शैतान को बस अपने नाम की ही चिंता थी, आखिर उसकी बेवकूफ मालकिन क्या नाम रखेगी। वही सिया उस छोटे शैतान को इतना डेस्परेट देखकर हंसते हुए बोलती है, अरे मेरे छोटे शैतान, तुम इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हो? वो बस एक नाम ही तो है, इसके लिए तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? सिया की बात सुनकर वो छोटा शैतान बोलता है, मालकिन आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। अब मैं आप इंसानों की तरह थोड़ी ना हूँ जिसे अपना नाम पसंद ना आए तो जाकर चेंज करवा लूं। आप मेरा जो भी नाम रखेगी उसी नाम से मुझे रहना होगा जब तक आप जिंदा है तब तक। इसलिए मुझे चिंता कहीं आप फिर कोई कार्टून वाला नाम मेरा न रख दो। वैसे भी आपको तो अच्छा ही नाम मिला है, अव्यांशी राठौर। उसकी बात पर सिया बोलती है, अच्छा बाबा तुम अब ज्यादा परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा अच्छा ही नाम सोचा है। तो मालकिन अब बता भी दो, कितना सस्पेंस में रखोगी? वो छोटू शैतान बोलता है। उसे इस तरह परेशान देखकर सिया बोलती है, अच्छा बताती हूँ, रुद्र ये कैसा नाम रहेगा तुम्हारे लिए? रुद्र नाम सुनकर उस बच्चे को एक राहत की सांस आती है। अब उसके चेहरे में एक चमक आ जाता है क्योंकि उसे ये नाम पसंद आया था। वो एक लंबी छोड़ते हुए खुशी से बोलता है, मालकिन ये नाम मुझे बहुत आसान आया है। वैसे आपने ये नाम किस पर से रखा है? मतलब हमारे इस नोवेल वर्ल्ड में जो मैन लीड है उसका नाम भी तो इससे मिलता जुलता है। क्या मालकिन आपने उसी नाम से कॉपी किया है? जिस पर सिया बोलती है, हाँ अब मैं थोड़ी ना एक नाम के लिए गूगल में सर्च करती फिरूंगी। वैसे भी तुम्हें नाम पसंद तो आ ही गया है, और अगर नहीं पसंद है तो फिर पहले वाला ऑप्शन अभी भी है, तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें डोरा या रुद्र कौन सा नेम चाहिए? नहीं नहीं मालकिन मेरे लिए रुद्र ही सही है। सिया की बात पर वो तुरंत ही हड़बड़ाकर बोलता है और तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है, जैसे सिया अभी उसका नाम डोरा रख देंगी। वही सिया उसे इस तरह हड़बड़ाकर गायब होता देखती है तो उसकी हंसी छूट जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है अपने पेट को पकड़कर। उसे छोटू शैतान बहुत ही क्यूट लग रहा था। अभी अगर वो गायब नहीं होता तो वो उसके गाल खींच लेती। तो रीडर्स अब से हम छोटी शैतान को रुद्र बोलेंगे और सिया को अव्यांशी, इसलिए कोई भी कंफ्यूज्ड मत होइएगा। अभी वो हंसी रही थी कि तभी अचानक फिर से उसके रूम का डोर ओपन होता है और बहुत सारे लोग एक साथ जल्दी जल्दी उस कमरे में एंटर होते हैं और एक साथ बोलते गई, अव्यांशी बच्चा क्या तुम ठीक हो? कौन है वो लोग, क्या होगा आगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए इस कहानी का अगला चैप्टर। माय डियर व्यूअर, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और अपना मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले। शो योर लव और सपोर्ट। थैंक यू थ्रोइंग किसेस स्माइल विद अ हेलो। एपिसोड 7। अब तक वही सिया उसे इस तरह हड़बड़ाकर गायब होता देखती है तो उसकी हंसी छूट जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है अपने पेट को पकड़कर। उसे छोटू शैतान बहुत ही क्यूट लग रहा था। अभी अगर वो गायब नहीं होता तो वो उसके गाल खींच लेती। तो रीडर्स अब से हम छोटी शैतान को रुद्र बोलेंगे और सिया को अव्यांशी, इसलिए कोई भी कंफ्यूज्ड मत होइएगा।
अभी वो हंसी रही थी कि तभी अचानक फिर से उसके रूम का डोर ओपन होता है और बहुत सारे लोग एक साथ जल्दी जल्दी उस कमरे में एंटर होते हैं और एक साथ बोलते गई, अव्यांशी बच्चा क्या तुम ठीक हो? अब आगे सिया उर्फ अव्यांशी अचानक इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर चौंक जाती है। लेकिन अब वो हैरान नहीं थी, उसे पता था कृति जिस तरह कमरे से गई थी ऐसा होना लाजमी था। उसे पता था ये लोग उसकी न्यू फैमिली है, लेकिन फिर भी अभी वो थोड़ी नर्वस फील कर रही थी क्योंकि पहले वो एक अनाथ थी और हमेशा अकेले ही रहती आई थी, मगर अब उसके पास एक परिवार था। तो उसे कोई भी आइडिया नहीं था आगे उसे क्या करना है। सिया अभी चुपचाप खड़ी थी कि तभी एक 65 साल की महिला आगे आती है और सिया के हाथों को पकड़ते हुए प्यार से बोलती है, बच्चा क्या आप ठीक है? बताओ अपनी दादी को अभी आप कैसा फील कर रहे हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? वो महिला जो अव्यांश की दादी थी, वो बड़े ही प्यार और फिक्र के साथ पूछती है। उनके चेहरे से ही उनका प्यार अव्यांशी के पता चल रहा था। उनकी बात पर सिया कुछ बोलती उससे पहले ही बाकी लोग भी सिया से सवाल पूछने लगते हैं कि वो कैसी और क्या उन्हें वो याद है, जिससे अव्यांशी थोड़ी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा थी कि क्या बोले। तभी एक 30 साल की महिला आगे आती है और सभी को चुप करवाती है। फिर अव्यांशी की दादी के पास आती है, उनको इतना परेशान देखकर अपने नर्म स्वर से बोलती है, माँ आप परेशान मत होइए। अगर आप इतना परेशान होंगी तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। बोलकर वो महिला अव्यांशी की दादी को एक चेयर पर बैठाती है, जिस पर अव्यांशी की दादी परेशान स्वर में बोलती है, कविता बेटा मैं ठीक हूँ, हमें बस अव्यांशी की चिंता है। कृति कह रही थी, अव्यांशी बच्चा सबको भूल गई है, ऐसे कैसे हमारी बच्ची हमें भूल सकती है? बोलते हुए वो काफी चिंता में लग रही थी। उनकी बात पर वो महिला जिसका नाम कविता था वो बोलती है, माँ आप शांत रहिए, मैं पहले पूछती हूँ अंशी से, क्या सच में उसे कुछ याद नहीं है? बिना बात किए हमें कैसे पता चलेगा? आप सब इस तरह से उसे भी परेशान कर दोगे? रुकिए मुझे चेक करने दीजिए। बोलकर कविता जी अपनी माँ को शांत करवाती है, फिर अव्यांशी की तरफ मुड़ती है। अव्यांशी को अब भी खड़े देखकर कविता जी पहले उसे बेड पर बैठती है, फिर बड़े ही प्यार से बोलती है, अंशी बच्चा आप कैसा फील कर रही है मुझे बताए। आपकी कृति दी ने कहा है, क्या वो सच है? आपको कुछ भी याद नहीं है? जो भी हो आप मुझे बता सकती है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये औरत कौन है, तो बता दूं यह अव्यांशी की बुआ है जो एक डॉक्टर है। वो इनके साथ ही राठौर मेंशन में रहती है। दिल की काफी साफ है मगर साथ ही काफी सख्त मिजाज की भी है। इन्हें झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। हर सिचुएशन में खुद को काम रखना इन्हें बहुत ही अच्छे से आता है। अव्यांशी उनकी बात पर स्माइल करते हुए अपने सॉफ्ट वॉइस में बोलती है, बुआ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। कृति दी तो बिना मेरी बात सुने ही कमरे से चली गई। मुझे सब याद है, आप सब प्लीज इतना परेशान मत होइए। बोलते हुए वो कविता जी को देखकर उन्हें एक प्यारी सी स्माइल देती है, जिस पर कविता जी के इमोशनलेस चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है, मगर कुछ देर में वो स्माइल चला भी जाता है। कविता जी एक नजर घूर कर कृति को देखती है जो साइड में खड़ी थी नर्वसली। अभी कुछ देर पहले वो काफी लागा चढ़ाकर बोल रही थी नीचे और सभी गलती सोनम पे डाल रही थी। कृति को इस तरह नर्वस देखकर कविता जी समझ जाती है कि कृति ने जानबूझकर ये ड्रामा किया है सोनम को परेशान करने के लिए। कविता जी को पता था कि कृति सोनम को पसंद नहीं करती है। वो वर्णिक भरी नजरों से एक बात कृति को देखती है, लेकिन अभी फिलहाल वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि इस वक्त वो और कोई ड्रामा नहीं चाहती थी। वही कृति को भी रियलाइज हो जाता है कविता जी के नजरों का मतलब, इसलिए वो जल्दी अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है और ऐसा नाटक करती है जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। वो तुरंत ही अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल लाकर अव्यांशी के पास जाती है और उसके हाथों को पकड़कर बोलती है, आशु मुझे सच में पता नहीं था, तुम्हारे बिहेवियर से मुझे यही लगा था कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए मैंने ये किया, मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी, सोनम की वजह से तुम हमेशा परेशान रहती हो। बोलकर वो अव्यांशी को इस तरह देखती है जैसे दुनिया भर की फिक्र है उसके अंदर अव्यांशी को लेकर। अव्यांशी उसके ड्रामे को समझ रही थी मगर फिर भी वो उसे एक्सपोज नहीं करती है, लेकिन कृति को ये बताने के लिए कि उसे सोनम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलती है, कृति दी बाकी सब तो ठीक है, मुझे ये भी पता है आपको मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन मैं बता दूं सोनम दी से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बस मैं उनसे थोड़ी नाराज थी, इसका यह मतलब नहीं था कि मैं उनसे परेशान हूँ या वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आप प्लीज ऐसा कुछ भी मत कहिए वरना सब गलत समझेंगे। बोलते हुए वो एक नजर कृति को देती है और फिर बाकी सबको। तो सभी अपने सर को बस हाँ में हिला देते हैं और कृति को ही घूरने लगते हैं, जिसका एहसास कृति को नहीं था अब तक क्योंकि वो अभी काफी शॉक्ड थी। वही अव्यांशी को कृति को इस तरह देखकर काफी खुशी महसूस होती है, लेकिन वो चेहरे से दिखाती नहीं है। अव्यांशी अपनी दादी के पास जाकर उनसे कहती है, दादी क्या मैंने कुछ गलत कहा है इसमें? अगर कृति दी ऐसा कहेगी तो उसकी बात पर सब मुझे ही गलत समझेंगे, इसलिए मैंने ये कहा, प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए। अपनी नीली आंखों में बहुत सारी मासूमियत का कर वो दादी से कहती है, जिस पर दादी की बड़े ही प्यार से बोलती है, बच्चा आप परेशान मत हो, आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी दादी दादू हमेशा आपके साथ है, हम आपको कभी गलत नहीं समझेंगे, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों न हो।
दादी और दादू आपके ही साथ रहेंगे हमेशा, इसलिए आपको किसी से डरने या कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोलकर वो अव्यांशी को सर पे हाथ फेरती है। वही अव्यांशी की बात सुनकर और उसके इस बिहेवियर पर कृति बिल्कुल जम सी गई थी। उसे झटका सा लगता है अव्यांशी को देख और उसकी बातें सुनकर। वही बाकी लोग भी थोड़े हैरान थे अव्यांशी का सोनम के लिए बोलता देखकर। मगर दादी की बात सुनकर किसी को भी हैरानी नहीं होती है। कुछ ही मिनट में सभी नॉर्मल हो जाते हैं। मगर दो लोगों से रहा नहीं जाता है और वो आगे आकर बोलते हैं, बच्चा क्या आप अब भी बीमार है, या सर में चोट लगने की वजह से आप यह मीठी मीठी बातें कर रही है? जरा हमें अनुमान से बताए, वरना हमें आपकी यह मीठी बातें सुनकर हार्ट अटैक ही आ जाएगा। बोलते हुए वो दोनों अपने दिल पे हाथ रख लेते हैं, जैसे अभी ही उन्हें अपने दिल में दर्द हो रहा हो, ऐसा ड्रामा करते हैं। अव्यांशी जो अपनी दादी की बात सुनकर काफी इमोशन और टच फील कर रही थी, लेकिन जब वो अपने सामने खड़े दो ड्रामेबाज बच्चों की बातें सुनती है और उन्हें इस तरह एक्ट करते हुए देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है। दोनों बच्चे उसे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वो दोनों बच्चों में एक लड़का और एक लड़की थी, जो काफी खूबसूरत थे। दोनों की उम्र 10 साल होंगी और दिखने में ही दोनों बच्चे ट्विंस लग रहे थे। दोनों बच्चे उम्र में 7 साल छोटे थे अव्यांशी से, मगर फिर भी वो अव्यांशी को बच्चा कहकर बुलाते थे, क्योंकि सभी फैमिली मेंबर अव्यांशी को बच्चा बच्चा कहती थी। इस वजह से इन्हें भी आदत हो गया था बच्चा बोलने का। उन दोनों की बात सुनकर और ड्रामे देखकर सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। सभी का ध्यान कृति पर से हट जाता है। तो वही अव्यांशी को भी हंसी आती है उनके इस अंदाज से, क्योंकि वो दोनों ट्विंस बहुत ही क्यूट लग रहे थे। अव्यांशी आगे आकर दोनों के गालों को खींचती है और फिर अपनी आंखों छोटी करते हुए बोलती है, अच्छा मैंने ऐसा भी क्या कहा जिससे तुम दोनों को सुनकर ही हार्ट अटैक आ रहा है, बोलो। जिस पर वो दोनों साथ में ही बोलते हैं, सब कुछ। अव्यांशी उन्हें घूरती है तो वो दोनों सकपकाकर उधर उधर देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है उन्हें ये इतना सच नहीं बोलना था। लेकिन फिर छोटा लड़का पहले आगे आकर प्यार से बोलता है, अंशु बच्चा आपने बात ही ऐसा किया है। आप आज बहुत ही स्वीटली बात कर रही, और सोनम अव्यांशी की एडॉप्टेड सिस्टर के लिए भी स्वीट बात कहा, और अब भी बहुत शांत हो, इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। और मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसे मिनी हार्ट अटैक आया है, बाकी लोग भी है, जरा उन्हें देखिए। उनके चेहरे से पता चल रहा है कि वो कितने शॉक्ड है, बोलकर वो लड़का सबकी तरफ इशारा करता है। तो उस लड़के की बात दूसरी लड़की आगे आती है और लड़के की साइड लेते कर सारा ध्यान वापस कृति की तरफ करते हुए बोलती है, हाँ अंश भाई सही कह रहे हैं, देखो सबसे बड़ा वाला हार्ट अटैक कृति दी को आया है, इसलिए अभी तक उनका मुंह खुला हुआ है, जैसे कि अभी ही हॉट उनके मुंह से बाहर आ जाएगा, बोलकर वो लड़की कृति की तरफ इशारा करती है। जिसे देखकर अव्यांशी के साथ साथ सभी लोग उस तरफ देखते हैं जहां कृति खड़ी थी। उसे देखकर सभी को एक पल के लिए हंसी आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही फनी लग रही थी। वही कृति को काफी एम्बैरेसमेंट फील होता है। वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करती है और दोनों बच्चे को गुस्से में देखते हुए अपने दांत पीस कर बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे तुम दोनों। ज्यादा फालतू बात मत करो, वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, समझे। लेकिन दोनों बच्चे उसे इग्नोर कर देते हैं और कृति को मुंह चिढ़ाते हुए अव्यांशी के पीछे छुप जाते हैं, जिसे देखकर कृति बस उन्हें कोसते हुए रह जाती है। तो वही बाकी लोगों उन दोनों बच्चों को इस तरह करता देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाता है। लेकिन तभी एक महिला जो कब से बिल्कुल शांत थी वो आगे आती है और कृति से बोलती है, कृति तुम खड़ी क्यों हो, अभी तक आगे आकर माफी मांगो अव्यांशी से अपने बिहेवियर पर। उस महिला की बात पर कृति अपने दांत भींच लेती है, लेकिन फिर आगे आकर अव्यांशी से बोलती है, सॉरी अव्यांशी, मुझे गलतफहमी हुई थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखूंगी। जिस पर अव्यांशी बड़े ही मासूमियत से बोलती है, दी आपको मुझसे नहीं सोनम दी से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि आप फालतू में उन्हें बोल रही थी। मैंने आपसे कहा भी था सोनम दी की वजह से मैं नहीं गिरी थी सीढ़ियों से, लेकिन फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनी और चली गई। आपको एक बार उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, बिना जाने आप उन्हें बोल रही थी। अव्यांशी की बात पर कृति बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रह जाती है और फॉकफुली स्माइल लाकर बोलती है, ठीक है उससे माफी मांग लूंगी बाद में, तुम टेंशन मत लो। वही अव्यांशी बस स्माइल करती है और फिर इधर उधर देखते हुए बोलती है, वैसे दादी सोनम दी और बाकी लोग कहाँ पे है? मानती हूँ सभी भाई काम पे गए होंगे, लेकिन दादू डेडा और मम्मा वो कहाँ वो है? क्या उन्हें मेरी फिक्र नहीं है? अव्यांशी की बात पर दादी जी बोलती है, बच्चा ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, आज उनके तुम्हारे दादू के पुराने दोस्त और उनकी फैमिली लंदन से आने वाली है, इस वजह से दादू जिद करके तुम्हारे डेडा और मम्मा के साथ एयरपोर्ट उन्हें पिक करने गए हैं। उद्धरण चिन्ह। अपनी दादी की बात सुनकर अव्यांशी को समझ आ जाता है कि उसके दादू और पेरेंट्स किसे पिक करने गए हैं। आज के दिन हीरो की फैमिली लंदन से वापस इंडिया आ रही थी, मतलब बहुत जल्द उसकी मुलाकात हीरो से होने वाली थी। ये सोचकर अव्यांशी की दिल की धड़कनें फास्ट हो जाती है, प्यार से नहीं डर से, क्योंकि उसे वो टॉर्चर वाले सीन याद आने लगते हैं जो उसने नोवेल में रीड किया था। कैसे लास्ट चैप्टर हीरो विलेनेस मतलब अव्यांशी को टॉर्चर करता है। ये सब सोचकर ही सिया काफी डर जाती है, लेकिन कुछ को नॉर्मल कर खुद से ही मन में बोलती है, सिया तुझे अपनी जिंदगी बचानी है तो हीरो और हीरोइन से दूर ही रहना। वो अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी दादी बोलती है, बच्चा कहाँ खो गए आप? क्या आप ठीक है?
उद्धरण चिन्ह। वही दादी को परेशान देखकर अव्यांशी बोलती है, मेरी प्यारी क्यूटी पाई में बिल्कुल ठीक हूँ। आप परेशान मत होइए, कोई भला बात बात में परेशान होता है जैसी आप हो जाती है। देखिए चोट मुझे लगी थी मगर बीमार आप लग रही है। आपने खुद का कैसा हाल करके रखा है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, बोलकर वो अपनी दादी जी को घूरने लगती है। तो अव्यांशी की दादी के चेहरे में बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अपने लिए अव्यांशी का प्यार और फिक्र देखकर वो बड़े ही प्यार से बोलती है, सॉरी सॉरी बच्चा, अब मैं अपना ख्याल रखूंगी। परेशान मत हो, अब तुम ठीक हो तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बोलते हुए दादी जी अव्यांशी के सर को बड़े ही प्यार से सहलाती है। तभी अव्यांशी के पर से गुड़ गुड़ की आवाज आती है तो सभी उसे देखने लगते हैं, जिस पर अव्यांशी को थोड़ी शर्म आ जाती है। जिसे देखकर अव्यांशी की बुआ बोलती है, तुम्हें भूख लगी है और कब से बातों में लगी हो, हमें बताना चाहिए था, रुको हम खाना लेट है आपके लिए। जिस पर अव्यांशी बोलती है, बुआ नहीं मुझे नीचे जाना है, मैं वही खाऊंगी, वैसे भी मैं कमरे में बार हो गई हूँ, प्लीज मुझे नीचे जाने दीजिए, बोलकर वो उन्हें मासूमियत से देखती है। क्योंकि कविता जी एक डॉक्टर थी, इस वजह से वो अव्यांशी को बेड से उठने का भी परमिशन नहीं दे रही थी, तो कमरे से बाहर जाना बहुत ही दूर की बात थी। अव्यांशी की बात पर चाची जी आगे आते हुए बोलती है, कविता दीदी जाने दीजिए, वो अकेली बोर हो जाएगी, वैसे भी अब अंशी पहले से ठीक है और टाइम भी हो ही गया है खाने का, तो सब साथ में खाएंगे तो अच्छा लगेगा, बोलकर वो खाना निकलने के लिए नीचे चली जाती है। उनके जाने के बाद दादी जी बोलती है, हाँ कविता, कनक सही कह रही है, अब ये डॉक्टर गिरी तुम बाद में बाहर झाड़ लेना, हम जा रहे हैं नीचे अपनी पोती के साथ, हम वही खाएंगे, अब मुझे भी भूख लगी है। इतना बोलकर दादी जी बिना कविता जी की बात सुने अव्यांशी को जल्दी से लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे अभी उन्हें कविता जी रोक देंगी, तो वही कविता जी बस उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है और खुद से ही बोलती है, अब माँ भी ना मुझे जालिम डॉक्टर समझती है, मैंने थोड़ी ना माना किया है, बिना मेरी बात सुने सब चले गए। जिस पर वो दोनों बच्चे बोलते हैं, मम्मा आप सच में काफी जालिम डॉक्टर है जो हमें हमेशा घास फूस खिलाती है, बोलकर वो दोनों बड़ी सी स्माइल के कर कविता जी को देखने लगते हैं। तो कविता जी उन्हें घूरती है, फिर दोनों के कानों को पकड़कर डांटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगती है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग एरिया में थे। अव्यांशी दादी जी के पास ही बैठी हुई थी, तो वही ट्विंस आपस में लड़ रहे थे अव्यांशी के पास बैठने के लिए। तभी कविता जी आती है, जिन्हें देखकर दोनों शांत हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। ये एपिसोड यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। एपिसोड 8 अब आगे। अभी दोपहर के 2 बाज रहे थे। अव्यांशी ने लंच कर लिया था, सभी अपने काम में बिजी थे। वही अव्यांशी ने दादी को आराम करने के लिए उन्हें उनके कमरे में छोड़ दिया था। इस वक्त अव्यांशी अपने कमरे में वापस जा रही थी कि तभी उसकी नजर कुछ दूरी में खड़ी कृति पर पड़ती है, जिसका अभी सिर्फ बैक दिख रहा था। मेजर उसके एक्शन से ऐसा लग रहा जैसे वो किसी पे चिल्ला रही हो, जिसे देखकर अव्यांशी अपने कदम उस ओर मोड़ देती है। जब वो कृति के पास पहुंचती है तो देखती है एक लड़की जो कृति की ही उम्र की थी, वो अपने सर को झुकाए खड़ी थी। वही कृति उस पर चिल्लाए जा रही थी, जिसे वो लड़की बस सुन रही थी। इस वक्त उस लड़की के आंखों में आंसू थे, जिसे वो रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अव्यांशी उस लड़की को देखकर समझ जाती है कि वो कौन है। वो तुरंत ही आगे जाती है और उस लड़की के सामने आकर कृति से थोड़े तेज आवाज में बोलती है, कृति दी, यह आप क्या कर रही है? आप सोनम दी और इस तरह चिल्ला क्यों रही है? जी हाँ, वो लड़की कोई और नहीं अव्यांशी की एडॉप्टेड सिस्टर है। कोष्टक। अव्यांशी को अचानक वहां देखकर कृति और सोनम दोनों ही चौंक जाते हैं। लेकिन फिर कृति नॉर्मल होकर बोलती है, अव्यांशी तुम गलत समझ रही हो, मैं बस यहाँ इससे माफी मांगने आई थी, मगर ये लड़की अचानक मुझ पर चिल्लाने लगी, इसलिए मैं बस इसे बोल रही थी। लेकिन फिर तुम्हें देखकर ये अनाथ रोने की एक्टिंग करने लगी, जबकि मैंने इसे अभी तक कुछ कहा भी नहीं है। ये सब इस लड़की का नाटक है, तुम्हें अपने आंसू दिखाकर फंसाने के लिए, बोलकर वो घूर घूर कर सोनम को देखने लगती है, जैसे उसे वो अपनी नजरों से ही उसे मार देंगी। वही सोनम अपनी नम आंखों से बस अव्यांशी को देखती है, लेकिन बोलती कुछ नहीं है। उसकी आंखें ही उसकी सच्चाई बयां कर रही थी, जैसे वो कह रही हो, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरा विश्वास करो। अव्यांशी एक नजर सॉफ्टली सोनम को देखती है, फिर अपने कोल्ड आइज से कृति को देखते हुए मजाकिया टोन में बोलती है, दी आपको क्या मैं कोई लड़का दिखाई देती हूँ जिसे सोनम दी अपने आंसुओं से फंसाएंगी? बोलिए, आखिर इन्हें क्या ही मिटेगा मुझे फंसाकर? वैसे आप भूल रही है, सोनम के नाम के पीछे राठौर सरनेम लगता है। इसका मतलब है वो इस घर की बेटी है, न कि कोई लड़की। उनका नाम है सोनम राठौर, तो आप उन्हें नाम से बुला सारी है। आप बड़ी है, इस वजह से मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप इस तरह मेरी सोनम दी से बात नहीं कर सकती है, समझी? इसलिए मेरी दी से माफी मांगिए। इतना बोलकर वो कृति को घूरती है और फिर सोनम के हाथों को पकड़कर उसे आगे करती है, ताकि कृति सोनम से माफी मांगे। वही कृति अपने दांत भींच लेती है और दांत पिसते हुए गुस्से से बोलती है, मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए मैं इससे माफी नहीं मांगूंगी, बोलकर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी अव्यांशी तुरंत ही उसके हाथों को जोर से पकड़कर बोलती है, नहीं, आप इस तरह नहीं जा सकती है, आपको माफी मांगनी होगी क्योंकि आपकी गलती है।
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं दादू से कहूंगी इस बारे में। अव्यांशी के बातों में एक वार्निंग था जिसे कृति भी समझ जाती है और फिर न चाहते हुए भी सोनम से बोलती है आई एम सॉरी। जिस पर अव्यांशी बोलती है दी जरा आप अच्छे से माफी मांगिए एकदम प्रॉपरली वरना में दा। वो अभी इतना ही बोलती है कि बीच में ही कृति बोलती है आई एम सॉरी सोनम प्लीज मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई बोलकर वो सोनम को घूरती है जिसे देखकर सोनम हिचकिचाते हुए जल्दी बोलती है ई इट्स ओके। सोनम के इतना बोलते ही अव्यांशी कृति के हाथों को छोड़ देती है तो कृति तुरंत ही वहां से भाग जाती है। उसके जाने के बाद अव्यांशी सोनम को देखती है और बोलती है ये आप राठौर फैमिली की बेटी है इसलिए आपको इस तरह कमजोर नहीं रहना चाहिए। फिर चाहे फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो अगर वो गलत है तो आपको उन्हें बोलना आना चाहिए। इसलिए आप अपना ध्यान रखिए और थोड़ा ब्रेव बनिए। है बार झुकने की जरूरत नहीं है बोलकर अव्यांशी वहां से चली जाती है ऊपर अपने कमरे की तरफ। वही सोनम काफी हैरान थी अव्यांशी के इस एक्शन पर लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा खुश भी थी और इमोशनल भी क्योंकि आज बहुत सालों बाद अव्यांशी ने उसे दी कहा था जिसकी उम्मीद उसने छोड़ दी थी। लेकिन आज अव्यांशी ने उसे दी भी कहा और उसकी साइड भी ली। इससे सोनम काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो सच में अव्यांशी को बिल्कुल अपनी सगी छोटी बहन मानती थी। अव्यांशी की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। वो अभी काफी खुश लग रही थी इसलिए नहीं क्योंकि कृति ने उससे माफी मांगा था बल्कि इसलिए अव्यांशी ने उसे दी कहा था। इधर अव्यांशी के रूम में अव्यांशी के कमरे में आते ही रुद्र जो गायब हो गया था वो वापस से आ जाता है और अव्यांशी को देखते हुए बोलता है मालकिन आप बहुत ही चालाक हो। एक तीर से दो शिकार कर रही हो वाले काम कर रही हो। आपने क्या सबक सिखाया है उस कृति को। वैसे अब आगे आप क्या करेगी। रुद्र की बात पर अव्यांशी के चेहरे पर देविलिश स्माइल आ जाता है और वो इनोसेंट बनते हुए बोलती है मैंने क्या किया मैं एक मासूम सी बच्ची हूँ। तुम छोटे शैतान मुझे ऐसे ही बदनाम कर रहे हो। वैसे भी कृति वो डिजर्व करती थी इसलिए मैंने ऐसा किया था समझे मेरा कोई और इरादा नहीं था बोलकर वो इधर उधर देखने लगती है। जिस पर रुद्र बोलता है अच्छा आप बहुत ही निस्वार्थ है मैंने मान लिया। लेकिन अब आप आगे क्या करोगे। आज हीरो की फैमिली आने वाली है राठौर मेंशन। अभी फिलहाल के लिए मुझे वापस से ग्रेजुएशन करना है और रही बात हीरो की तो मैं उससे दूर ही रहूंगी इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है समझे। अब मैं सोने जा रही हूँ इतने ड्रामे देखकर मुझे नींद आ रही है तो मुझे उठाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके बाय बोलकर अव्यांशी धड़ाम कर बैठकर गिर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में वो बिल्कुल नींद में सो चुकी थी। वही रुद्र बस उसे इस तरह इतनी जल्दी सोता हुआ देखता रह जाता है फिर अपने सर को नमे हिलाते हुए वहां से गायब हो जाता है। शाम का वक्त अभी शाम के 4 बजे बज रहे थे। वही अव्यांशी अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी रूम का डोर आपने होता है और एक मलिका कमरे के अंदर आती है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो महिला अंदर आकर सीधे अव्यांशी के पास आती है और अव्यांशी को अभी तक सोता हुआ देखकर वो बड़े ही प्यार से बोलती है मेरा बच्चा कितना मासूम है। बोलते हुए वो महिला वही बेड पर एक साइड में बैठ जाती है फिर बड़े ही प्यार से अव्यांशी के बालों को सहलाते हुए बोलती है बच्चा देखो शाम हो गया है अब उठ जाओ। बोलकर वो महिला अव्यांशी को उठाने लगती है लेकिन अव्यांशी अब भी किसी कुंभकर्ण की तरह सोई हुई थी। तो क्या होगा आगे। कौन है वो महिला किस शिकार की बात कर रहा था राइडर और अब आगे क्या करेगी अव्यांशी जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। एपिसोड 9 शाम का वक्त अभी शाम के 4 बजे बज रहे थे। वही अव्यांशी अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी रूम का डोर आपने होता है और एक मलिका कमरे के अंदर आती है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो महिला अंदर आकर सीधे अव्यांशी के पास आती है और अव्यांशी को अभी तक सोता हुआ देखकर वो बड़े ही प्यार से बोलती है मेरा बच्चा कितना मासूम है। बोलते हुए वो महिला वही बेड पर एक साइड में बैठ जाती है फिर बड़े ही प्यार से अव्यांशी के बालों को सहलाते हुए बोलती है बच्चा देखो शाम हो गया है अब उठ जाओ। बोलकर वो महिला अव्यांशी को उठाने लगती है लेकिन अव्यांशी अब भी किसी कुंभकर्ण की तरह सोई हुई थी। अब आगे अव्यांशी को इस तरह सोता हुआ देखकर वो महिला के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। वो अव्यांशी को कुछ देर और सोने के लिए छोड़ देती है और एक लाइट किस अव्यांशी के फोरहेड पर करके कमरे से बाहर चली जाती है। करीब 1.5 घंटे बाद अव्यांशी की नींद खुलती है वो भी रुद्र के बार बार उठाने पर। अव्यांशी उठकर बेड अप बैठ जाती है और चिढ़ते हुए बोलती है छोटू शैतान क्यों उठा रहे हो मुझे इतनी जल्दी। बोलकर वो उबासी लेने लगती है जिसे देखकर रुद्र बोलता है मालकिन जरा शर्म कीजिए। आप कब से किसी कुंभकर्ण की तरह सो रही है और इतनी जल्दी बोल रही है। थोड़ा सा अपने सर को उठाकर घड़ी में देखिए आखिर टाइम कितना हो गया है। आपकी माताश्री भी आकर चली गई लेकिन आप नहीं उठी। रुद्र की बात पर अव्यांशी अपने सर को उठाकर सामने घंटी में देखती है तो 5:30 बाज रहे थे शाम के। ये देखकर वो थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है लेकिन खुद एक्सेप्ट न करते हुए बोलती है वो तो इसलिए क्योंकि तुम भी हो मेरे साथ। इस वजह से मुझे ज्यादा नींद आ गई। पहले एक ही सिर्फ मेरा ही नींद होता था मगर अब तुम भी हो मेरे दिमाग में इसलिए 2 लोगों की नींद लेनी पड़ती है समझे। इसलिए इसमें तुम्हारी गलती है। बोल अव्यांशी सीधे बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए।
वही छोटू सा रुद्र का मुंह बन जाता है और वो अव्यांशी जो जाता हुआ देखकर बोलता है, मालकिन आप अपनी गलती मानती क्यों नहीं है? आपके सोने से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, फालतू में मेरे ऊपर नाम लगा रही है। लेकिन अव्यांशी बाथरूम में जा चुकी थी बिना उसे जवाब दिए। ये देखकर रुद्र मुंह बनते हुए वहां से गायब हो जाता है। करीब आधे घंटे बाद अव्यांशी फ्रेश होकर बाहर आती है। उसके बाल गीले थे जिसे देखकर हो पता चल रहा था वो अभी शॉवर लेकर आई है। इस वक्त वो सिर्फ पिंक बेड्रॉप में थी जो उसके थाई तक था। उसमें वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। अव्यांशी बाथरूम से बाहर आकर टॉवल से अपने बालों को पोंछती लगती है। जब उसका बाल पोंछना हो जाता है तो वो उस गीले टॉवल को देखते हुए बोलती है, अब ये गीला टॉवल कहाँ रखूं समझ नहीं आ रहा है। बोलकर वो इधर उधर देखती है तो उसे गैलरी दिखाई देता है, जिसे देखकर अव्यांशी उस तरफ चली जाती है। गैलरी में आकर देखती है तो अंधेरा हो चुका था। ये देखकर वो खुद से बोलती है, यार ये नोवेल की दुनिया भी ना बोझित अलग है। अब इतनी जल्दी रात भी हो गई, अब पता नहीं मैं यहाँ कैसे एडजस्ट करूंगी। बोलते हुए वो टॉवल को बाहर गैलरी में डाल देती है। फिर वही खड़ी खड़ी होकर बाहर आसमान की तरह देखने लगती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम काफी सुहाना था। इस वक्त अव्यांशी सिर्फ बेडरूम में अपनी बाहें फैलाई खड़ी थी और हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा पर एक प्यारी सी स्माइल थी जो उसे काफी आकर्षित बना रहे थे। वही उसके गोरे लंबे पैर बाहर दिखाई दे रहा था जो उसे काफी बोल्ड लुक दे रहा था। बोले तो इस वक्त अव्यांशी काफी बोल्ड और सेक्सी लग रही थी। इस बात से अनजान के कोई था जो उसे इस तरह बोल्ड और सेक्सी लुक में देख रहा था अपनी गहरी आंखों है। उस शख्स के गहरी आंखों में इस वक्त सिर्फ अव्यांशी का बेदाग चेहरा और उसकी प्यारी सी स्माइल था जो पूरी तरह से उस शख्स के दिमाग में छप चुका था। अव्यांशी अभी अपने बाहें फैलाकर हवा को महसूस कर रही थी कि तभी अचानक ही उसे खुद पर किसी गहरी नजरों की तपिश महसूस होती है। तो वो तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है सिवाय अंधेरे के। तो वो कुछ देर उस तरफ देखती है, फिर अपना वहम सोचकर कमरे के अंदर चली जाती है। वही उस अंधेरे में एक शख्स अब भी बैठा हुआ था और अव्यांशी के गैलरी की तरफ ही देख रहा था, जिसे अंधेरे और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अव्यांशी देख नहीं पाई थी। इधर अव्यांशी कमरे के अंदर आकर जल्दी से क्लोजेट की तरफ जाती है। वहां पे उसे बहुत सारे फैशनेबल ड्रेस दिखाई देता है जो हर तरह की थी। अव्यांशी मुंह बनाते हुए उन ड्रेसेस को देखती है क्योंकि वहां सभी वेस्टर्न थे और वो हमेशा इंडियन ही पहनती थी। वो एक नजर पूरे क्लोजेट की तरफ देखती है और खुद से ही बोलती है, यार ये अव्यांशी की बच्ची, इसके पास इतने ड्रेसेस है लेकिन एक भी ढंग का नहीं है। अब मैं क्या पहनूं, मुझे इंडियन पहनने की आदत है और यहाँ एक भी इंडियन ड्रेस नहीं है। क्या करूं? अव्यांशी अभी सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने मन के अंदर रुद्र की आवाज आती है जो बोल रहा था, मालकिन अब आप अव्यांशी है और अव्यांशी को इंडियन वेयर पसंद नहीं है, तो आपको अभी उसी की तरह एक्ट करना होगा। आज आप पहले ही अपनी आधी फैमिली को शॉक्ड कर चुकी है, अब और शोक मत कीजिए। धीरे धीरे आप चेंज हो सकती है लेकिन एक साथ नहीं। अभी रात हो चुका है तो अब आपको नाइट वेयर पहनना चाहिए। इस वक्त आप गलत सेक्शन में हो। अव्यांशी रुद्र की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलती है, ओ छोटे शैतान, तुम्हें कैसे पता चला मैं गलत सेक्शन में हूँ और क्या सोच रही हूँ? क्या तुम मुझे छुपकर देख रहे हो? जिस पर रुद्र बोलता है, मालकिन आप भूल रही है मैं आपकी मन की बात सुन सकता हूँ। अभी आपने ही सवाल किया था क्या करूँ, तो मैं बस आपको एडवाइस दे रहा था ताकि आप ज्यादा लोगों के अटेंशन खुद पर न ले अभी। और रही बात देखने की, तो मैं जब आपके सामने होता हूँ तभी आपको देख सकता हूँ। वैसे भी मैं अभी बहुत बिजी हूँ तो आपसे बाद में बात करता हूँ। जो भी हो आप कल मुझसे पूछ सकती है, ओके बाय। रुद्र की बात सुनकर अव्यांशी खुद से बोलती है, अब इस छोटे शैतान को क्या काम करने का होता है जो वो इतना बिजी है। कल इससे आराम से पूछूंगी, अभी मुझे नीचे जाना चाहिए, काफी लेट हो गया है। बोलकर अव्यांशी जल्दी से दूसरे साइड जाती है और वहां से एक पिंक कलर का नाइट वेयर का सेट निकलकर जल्दी से उन्हें पहनती है। फिर बाहर आकर मिरर के पास जाती है और अपने बालों को सेट करती है। उसके बाद लिप्स में हल्का लिप बाम लगाकर एक फ्लाइंग किस खुद को देते हुए अपने हेडफोन को लगाकर कमरे से बाहर चली जाती है। अव्यांशी इस वक्त काफी खुश और रिलैक्स फील कर रही थी। उसके कानों में हेडफोन था और वो गाने की लाइन गुनगुनाते हुए बिना आगे की तरफ देखे चल रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और नीचे गिरने वाली होती है कि तभी कोई उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लेता है, जिससे अव्यांशी नीचे नहीं गिरती है, लेकिन डर की वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे एहसास होता है कि वो नहीं गिरी है तो वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। तो अचानक ही उसकी नीली आंखें सामने गहरी काली आंखों से मिलती है। उन गहरी काली आंखों को देखते हुए अव्यांशी उनमें खो सी गई थी। आखिर कौन है वो शख्स? कौन देख रहा था अव्यांशी को गैलरी में? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर सिर्फ पॉकेट नोवेल पर। रीडर्स कमेंट्स बताओ कौन है वो शख्स, और मेरे इस न्यू स्टोरी को भी जरूर सुने। डेविल्स अनवांटेड फर्स्ट ब्राइड प्रोमो। वेदांत कपूर एक गुस्सेल, घमंडी, कोल्ड हार्टेड बिजनेसमैन है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम मगर उतना ही खतरनाक भी है। उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है जिसे वो प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया आहूजा जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है मगर अपने डेली एक्सपेंस के लिए उसे करना पड़ता है रोज स्ट्रगल।
जिसकी वजह है उसकी सौतेली माँ और बहन जो उसके लिए हमेशा परेशानियां खड़ी करती रहती है। ऐसे ही उनकी एक साजिश की वजह से श्रेया गलती से कर लेती है वन नाइट स्टैंड वेदांत कपूर के साथ, जिसका पता कपूर फैमिली को चल जाता है और न चाहते हुए भी श्रेया को वेदांत के साथ शादी करना पड़ता है। क्यों रेडी हुई श्रेया वेदांत के साथ शादी के लिए? वेदांत से शादी करने के बाद क्या बदलेगी श्रेया की किस्मत या फिर इस शादी से बढ़ जाएगी उसकी परेशानियां? क्या होगा जब वेदांत की गर्लफ्रेंड को पता चलेगा सच? क्या शादी के बाद छोड़ देगा वेदांत काव्या को? आखिर क्या होगा इस जबरदस्ती के शादी का अंजाम? जानने के लिए सुनिए डेविल्स अनवांटेड फर्स्ट ब्राइड सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर। बहुत जल्द आपको इसकी ऑडियो बुक मिल जाएगी। न्यू अपडेट्स के लिए जल्दी से ज्वाइन करो मेरे व्हाट्सएप चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे प्यारे व्यूअर। थ्रोइंग किसेस स्माइल विद अ हेलो।